KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय 3 के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को एक बार समझ लें, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के स्रोत ज्वालामुखी, उल्काएं, भूकंप आदि प्रमुख हैं। और नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित सोने की खानें विश्व की सबसे गहरी खानें हैं। इनकी गहराई 3 से 4 किलोमीटर तक है। बढ़ते तापमान के कारण इसमें अधिक गहराई में जाना संभव नहीं है। और इस प्रकार से नेक्स्ट है, खनन क्रिया से हमें यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। और इस प्रकार से नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले स्थल मंडल के भाग को स्थल मंडल कहते हैं। आगे है, भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें PS तरंगें कहा जाता है। नेक्स्ट है, P तरंगें पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं क्योंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। P तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं जो गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। हम लोग देखेंगे, यह तरंगें धरातल पर P तरंगों के बाद पहुंचती हैं। यह तरंगों को द्वितीयक तरंगें कहते हैं। यह तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। यह तरंगों ने भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद की है। ये तरंगें अत्यधिक हानिकारक होती हैं। और इस प्रकार से नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप मापी यंत्र रिक्टर स्केल पृथ्वी की सतह पर भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग कि भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का बाहरी भाग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की अपेक्षा कम है। और इस प्रकार से महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 30 किलोमीटर तक और महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। आगे देखेंगे हम लोग, हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। मैंटल मोहो अशांत से शुरू होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। और नेक्स्ट है, भूगर्भ का सबसे निचला भाग क्रोड है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड
ठोस अवस्था में है। क्रोट की गहराई 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक है। और इस प्रकार से नेक्स्ट है, यदि बेसाल्ट प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शीतल ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 3 के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। आइए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा ज्वालामुखी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। इसका उत्तर है गा प्रवाह। और इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि दक्कन ट्रैप की शैल समूह प्रवाह प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। 4 ऑप्शन है। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा भूपटल व ऊपरी मेंटल। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूपटल व ऊपरी मेंटल स्थल मंडल को वर्णित करता है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों में से जो सही उत्तर है वो पी तरंगे हैं। गा उत्तर सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, पी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे हम लोग देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। सबसे पहले है, भूगर्भीय तरंगे क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि भूगर्भीय तरंगे वह हैं जो उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने की अवधि में उत्पन्न होती हैं। ये भूगर्भ से सभी दिशाओं की ओर चलती हैं। इन्हें पी तरंगे और एस तरंगों के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से पी तरंगे ध्वनि तरंगे हैं, जबकि एस तरंगे मात्र ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं। हम लोग देखेंगे, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधन, जिसमें नंबर 1 है, भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों में चट्टानें आती हैं। खनन के समय शैलों के नमूने भूगोलविद पृथ्वी की आंतरिक गहराई और स्थिति का पता लगा लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार भूगर्भ की जानकारी के प्रमुख प्रत्यक्ष साधन हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले पदार्थ भूगर्भ की जानकारी के स्रोत बन जाते हैं। चलते हैं हम लोग। आगे है अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि जिस विशेष क्षेत्र में भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं हो पाती है उसे भूकंप तरंग छाया क्षेत्र का नाम दिया जाता है। विद्वानों ने अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र भूकंपीय तरंग छाया क्षेत्र का होता है, क्योंकि 105 डिग्री से आगे यह तरंगें नहीं पहुंच पाती और पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में भूकंपीय तरंग छाया क्षेत्र बना देता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त
भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करें। आइए देखते हैं। भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष साधन इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है शैलों के गुणधर्म के विश्लेषण से भूगर्भ की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष साधन के रूप में मिलती है। खनन क्रिया से शैलों के जो नमूने मिलते हैं उनके विश्लेषण से भूगर्भ का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है उल्काएँ भी भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन है। जो उल्काएँ यदा कदा धरातल पर आ जाती हैं उनके ठोस पदार्थ भूगर्भ की जानकारी प्रदान करा देते हैं, क्योंकि उन्हें पदार्थों से बने होते हैं जिनसे पृथ्वी बनी होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय तथा गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में इन्हीं साधनों में आते हैं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव अधिक दूरी होने के कारण वहाँ भूमध्य रेखा की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर यह तरंगें गुजरती हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 है भूकंपीय तरंगों के संचरण का चट्टानों पर प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या कह लीजिए फोकस कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र के चारों ओर तरंगें चलती हैं। गति एवं चाल के आधार पर भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक तरंगें, जिसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं। प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इन तरंगों को पी वेव्स भी कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं। ये चट्टानों को आगे पीछे ढकेलती हैं। इन तरंगों की गति ठोस, धरातल तथा तरल क्षेत्रों में समान रहती है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच इनकी गति होती है। नेक्स्ट है द्वितीयक तरंगें, जिसे सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये देखते हैं। इन्हें यस वेव्स भी कहा जाता है और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर गुजरती हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति शैलों को अपने मार्ग की दिशा में लंबवत धकेलती हैं। इनकी गति प्रायः 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, लेकिन तरल पदार्थों में प्रवेश नहीं करती। नेक्स्ट है दीर्घ तरंगें, जिसे लॉन्ग सरफेस वेव्स भी कहते हैं और इन तरंगों को यल वेव्स भी कहा जाता है। ये धरातल पर चलती हैं और एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भूकंप केंद्र में दोबारा पहुंचती हैं। इनका धरातलीय मार्ग लंबा होने के कारण इनकी गति बहुत ही मंद होती है। इन लहरों की गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इनसे धन जन की बहुत हानि होती है। प्रकार से हम लोग देखेंगे। अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अंतर्वेधी आकृतियों का वर्णन। ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप गर्म लावा भूपटल के नीचे भागों में जमकर शैलों की परतों का निर्माण करता है। इस प्रकार ये कठोर और ठंडी होकर आग्नेय शैल बन जाते हैं। इन प्राथमिक और कठोर शैलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्या है ज्वालामुखी शैल। धरातल पर पहुंचकर लावा के ठंडा और कठोर होने से बनी यह आग्नेय शैल ज्वालामुखी शैल कहलाती है। दूसरा है पातालीय शैल।
या कह लीजिए पाताली आग्नेय शैल। धरातल के नीचे भाग में लावा के ठंडा और कठोर होने पर जो शैल बनती है उसे पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं। इस अवस्था में अन्य आकृतियाँ भी बनती हैं जिन्हें अंतर्वेधी आकृतियाँ कहते हैं, जिसमें बैथोलिथ। आइए देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? भूपर्पटी में अधिक गहराई पर गुंबद आकार के ग्रेनाइट के पिंड बैथोलिथ कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग लैकोलिथ। भूगर्भ के अधिक गहरे भागों में गुंबद नुमा विशाल पहाड़ी नुमा बनी आकृति लैकोलिथ कहलाती है। बैथोलिथ भूपटल में अपेक्षाकृत कम गहराई पर, जबकि लैकोलिथ अधिक गहराई पर पाया जाता है। ठीक। और कार से आगे हम लोग देखेंगे लैपोलिथ, फैकोलिथ एवं सिल। तस्तरी के रूप में जम जाने पर जो आकृति बनती है उसे लैपोलिथ कहते हैं। इसमें मोड़ पड़ने पर शैलों के लहरदार रूप में ऊपर उठने से अपनति, जिसे एंटीक्लाइन कहते हैं, और लहरदार गर्त बन जाने पर अवनति, जिसे साइनक्लाइन आकृतियाँ बन जाती हैं। हम लोग कि परतदार लहरदार शैलें वाहक नली द्वारा मैग्मा भंडारों से जुड़कर फैकोलिथ में बदल जाती हैं। अंतर्वेधी शैलें जब क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडी होकर नया स्वरूप धारण करती हैं, तभी यही नया स्वरूप सिल कहलाता है। इनमें कम मोटाई वाले जमाव सीट और घने और मोटे जमाव सील कहलाते हैं। डाइक। आइए देखते हैं डाइक। लावा के दरारों में समकोण के रूप में जमाव से बनी आकृति डाइक कहलाती है, जिसकी रचना दीवार की भांति होती है। दक्कन ट्रैप लावा का वाहक रहा है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में अंतर्वेदी आकृति के रूप में डाइक बन गया। आप लोग इसको मानचित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करिएगा, किताब में दिया है। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे सामने। और पहला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने का सर्वोत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है एक का अप्रत्यक्ष प्रमाण। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने का सर्वोत्तम स्रोत निम्न में से अप्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई निम्न में से क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का खा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं खा है 6370 किलोमीटर। और इसको इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई निम्न में से 6370 किलोमीटर। चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है, तीसरे का गा। इसमें दिया गया है ज्वालामुखी उद्गार। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी उद्गार है। और आगे अगला प्रश्न है, ऊपरी मैंटल भूगर्भ में निम्न में से कितनी गहराई तक पाया जाता है? चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का उत्तर है घा, वो है 650। चौथे का घा उत्तर सही है 650 किलोमीटर। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊपरी मैंटल भूगर्भ में निम्न में से 650 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। आगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोट की गहराई निम्न में से कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है
वो है पाँचवें का है, जिसका उत्तर है 6378 किलोमीटर। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के क्रोट की गहराई निम्न में से 6378 किलोमीटर। चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है मेंटल में कितनी गहराई तक भूकंप तरंगों की गति तेज होती है। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है 2900 किलोमीटर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेंटल में 2900 किलोमीटर गहराई तक भूकंप तरंगों की गति तेज होती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है अगला प्रश्न, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 7वें का स्थल मंडल। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग, 8वां प्रश्न है मृदु तथा सुघाटीय परत की उपस्थिति का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 8वें का बेनो गुटनबर्ग। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदु तथा सुघाटीय परत की उपस्थिति का अनुमान सर्वप्रथम बेनो गुटनबर्ग ने लगाया। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे अगला प्रश्न है पृथ्वी के क्रोट का अर्थव्यास कितना है। और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है 9 का। ठीक इस प्रकार हम कह सकते हैं 3470 किलोमीटर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी के क्रोट का अर्धव्यास 3470 किलोमीटर है। और आगे चलते हैं हम लोग, आगे अगला प्रश्न है भूकंप के उद्गम केंद्र से कितनी दूरी पर छाया क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है 10वें का 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं भूकंप के उद्गम केंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री की दूरी पर छाया क्षेत्र है। हम लोग देखेंगे आगे है अंतिम प्रश्न, भूकंपीय तीव्रता की मापनी किस नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 11वें प्रश्न का उत्तर है 11 11वें का ऑप्शन सही है, माने रिक्टर स्केल। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 3 के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।